अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अलीना मीर का नावल यारा तेरी यारी की किस्त नंबर 3 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वो लॉन में आया तो देखा फ़ाइका, साइब, रोमान और फ़हीम भी लॉन में ही थे। अस्सलाम वालेकुम, तुम लोग कब आए? फ़हीम के पास बैठते बोला। बस अभी ही आए हैं, साहिब ने बताया। अच्छा अंकल से मिल आए? अजहान ने पूछा। मिल आए हम सब। रोमान और साहिब की फैमिली भी अंदर ही हैं। हम बाहर आगे के बड़ों में हमारा क्या काम? फ़हीम ने जवाब दिया। इससे पहले कि अजहान कुछ कहता, रमज़िया चाय की ट्रे उठाती इनकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइका, रोमान, फ़हीम और साहिब को देखते सलाम किया और चाय की ट्रे इन सब के सामने रखी। वालेकुम अस्सलाम। सब ने फ़ौरन सलाम का जवाब दिया। मैं बाकी चीज़ें लेकर आती हूँ, रुको हम भी आती हैं तुम्हारे साथ। सनोबर और फ़ाइका भी इसके पीछे आईं। 2 मिनट बाद ही वो तीनों कबाब, समोसे और रोल की ट्रे लेकर आती नजर आई। वो सब नीचे घास पर ही बैठ गई। यार, मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी कैद से रहाई मिली हो, अजहान ने समोसा उठाते हुए कहा। बस रहने दे, तेरी नौटंकियाँ नहीं ख़त्म होती। अभी भी तू आज़ाद घूम रहा है, फिर भी पता नहीं कौन सी कैद लगती है तुझे। फ़हीम ने उसे घूर कर देखा। बाकी सब सर छटकते चाय पीने लगे। उफ़क भी इनके साथ आकर बैठ गई। फ़ाइका और स्नोबर उफ़क से बातें करने लगी। लड़के आपस में कुछ डिस्कस करने लगे। भाई साहब, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। रोमान की अम्मी ने रोहेल साहब की तरफ देखते हुए कहा। रोहेल साहब उनकी तरफ देखते हुए बोले, जी बहन, क्या मांगने आई हैं मुझसे आप? वहाँ बैठे सब लोग सवालिया नज़रों से हिना बेगम को देख रहे थे। भाई साहब, मैं उफ़क को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। हिना बेगम ने आस भरी नज़रों से रोहेल साहब की तरफ देखा। क्या मतलब बहन? मैं कुछ समझा नहीं। रोहेल साहब ने नासमझी से इन्हें देखा। भाई साहब, मैं अपने रोमान की दुल्हन बनाना चाहती हूँ उफ़क को। हिना बेगम ने नज़रें झुकाते हुए कहा। सब हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। पर ऐसे कैसे हिना बहन? रोमान तो भी पढ़ रहा है और पता नहीं इसका क्या माइंड हो। भाई साहब, वो बेशक पढ़ रहा है, बस आखिरी साल है इसका, मगर अपने पापा का बिजनेस भी संभाल रहा है और उसने शादी का फैसला मुझ पर छोड़ा है। जो मेरी पसंद वही मेरे बच्चे की पसंद होगी। हिना बेगम ने आराम से सारी बात बताती। रोहेल के कुछ कहने से पहले अजहान के वालिद ने कहा, रोहेल भाई, वैसे भी इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है, हर लिहाज से हमारी फक बेटी के लिए बेहतर है। रोहेल, मेरे जिगरी यार, रज़ा ठीक कह रहा है। हमारी फक को रोमान जैसा लड़का नहीं मिलेगा और सबसे बढ़कर ये कि हम उसे जानते हैं, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। रोमान साहब के पापा ने भी तसल्ली दी। भाई साहब, आप बिल्कुल ना परेशान ना हो, मैं अपनी बेटी बना कर रखूँगी उफ़ा को। हिना बेगम ने रोहित साहब को यकीन दिलाया। ठीक है फिर, मेरी मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि मगर मैं शादी जल्दी करना चाहता हूँ। रोहित साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा। ठीक है भाई साहब, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगले हफ्ते रख लेते हैं शादी। अरे इतनी जल्दी सब कैसे होगा? साहिब की अम्मी ने परेशानी से कहा। सब हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। सनोबर और सहराब की अम्मी ने तसल्ली दी। ठीक है फिर, अगले हफ्ते नकाह, मेहंदी, बारात और वलीमा। जुम्मे को नकाह, हफ्ते को मेहंदी, एतवार को बारात और पीर को वलीमा। रोहे साहब ने इत्मीनान से कहा। ठीक है भाई साहब, हिना बेगम खुशी से बोली। रानिया जाओ बाहर सबको बुला कर लाओ। हिना बेगम ने रानिया को कहा। रानिया लान में आई तो देखा सब मज़े से बातें कर रहे थे। वो जल्दी से इनकी तरफ आई और इनके सर पर खड़ी मसनूई संजीदगी से बोली, भाइयों और उनकी बहनों। वो सब जो अपने ध्यान में लगे थे एकदम रानिया की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखने लगे। सबसे पहले होश फ़हीम को आया और मुस्कुराहट दबाते खड़ा हुआ कि रानी के पास आकर बोला, मेरे पास वो वाले कान नहीं हैं जो आपकी बात सुन सकें। हैं, ये फ़हीम के पास कान हैं तो सही, पर क्यों कह रहा है कि मैं सुन नहीं सकता? अभी तो सबके साथ बैठा बातें सुन रहा था, अब क्या हो गया इसको? और ये सवाल सनोबर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। रानी फ़हीम को घूरती हुई इसके पास आकर इसके कान के करीब चीखी, भाइयों की बहनों। और फ़हीम को लगा कि इसके कान का पर्दा फट चुका है। कान पर हाथ रखकर फ़ौरन नीचे उठ बैठ गया। इसकी हालत देखकर रुमान और अजहान लोटपोट हो रहे थे। बाकी सब भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। अब हंस बाद में लीजिएगा, आप सबको अंदर बुला रहे हैं। रानिया कहती हुई अंदर भाग गई और रानिया की बात सुनते सबसे पहले अजहान की हंसी को ब्रेक लगा। इसे लगा कि ज़रूर किसी ने इनकी मुखबरी की है, तभी आज सबको अदालत में पेश होने का ऑर्डर मिला है। चलो अंदर। पता नहीं क्यों बुला रहे हैं साहब, कहते सबसे पहले उठा और अंदर की तरफ बढ़ा। वो भी खड़े हो गए। अबे ओए ओ, कितनी देर सदमे में रहेगा? चल उठ अंदर चलिए। इर्तज़ा ने फ़हीम को उठाते हुए कहा। एहसान कैसे बर्दाश्त करता तो अपनी बहन की शरारतों को? फ़हीम ने बेचारगी से अजहान से कहा। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी चल अदालत में हमारी पेशी है। पता नहीं अब किस जुर्म की सज़ा के लिए बुलाया। अजहान ठंडी आ बरते बोला और उसे लेकर अंदर आया।
सब आराम से अंदर आ गए और पुरसुकून से एक साइड पर खड़े हो गए। एक अजहान ही था जो बेचैन था और अपने नाकर्ता गुनाहों के बारे में सोच रहा था, जिसकी सज़ा इन सबको मिलने वाली है। जैसा वो शैतान था वो यही सोच सकता था। हिना बेगम उठकर उफ़क़ के पास और अपने साथ बैठाते अंगूठी पहनाने लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने या कहने का मौका ही ना मिला। मुबारक हो आप सबको, उफ़क़ अब हमारी अमानत है आपके पास भाई साहब। मेरे रोमान की दुल्हन। हिना बेगम ने उफ़क़ को अपने साथ लगाते हुए कहा और वो सब मुंह खोले हैरत से देख रहे थे। उफ़क़ हैरत से सामने खड़े रोमान को देख रही थी और रोमान जो अब संभल चुका था उफ़क़ को देखते एक स्माइल पास करते बाहर निकल गया। रानी की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मकर मैं नाचूंगा। सबसे पहले अजहान अपनी हैरत पर काबू पाते होश में आया और ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। कमीने फिटे मुँह तेरी शक्ल पे, अगर गाना ही है तो कोई ढंग का गाना गाइए, क्या गा रहा है। वो सब जो हैरत से खड़े थे अजहान की बेसुरी आवाज़ सुनकर चौंक गए और फ़हीम ने अजहान की कमर में मुक्का मारते हुए कहा, आज ज़ालिम मेरी कमर तोड़ दी। अजहान मसनूई दर्द से चीखा, अबे चल ड्रामेबाज, फ़हीम ने हाथ झुकाते हुए कहा। सब इनके ड्रामे देखते हंसने लगे। बस करो अब अपने ड्रामे और काम पे लग जाओ, अगले हफ्ते शादी है और वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। तो बच्चों अभी से तैयारियों में लग जाओ। रज़ा साहब ने बड़ी आराम से इन सब के सर पर बम फोड़ा। कम अज़ कम अजहान को तो यही लगा। क्या अगले हफ्ते शादी? वो सब एक साथ चीखे कि अभी एक झटके से ना संभले थे कि एक और झटका मिला था इनको। लड़कियों फ़क को लेकर लान की तरफ बढ़ी। आप भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। इन सब ने उफ़क को गले लगाते हुए कहा। उफ़क मुस्कुरा दी। आप खुश हो ना? उफ़क की सादा सी मुस्कुराहट देखकर रमज़िया ने पूछा। जी मेरी जान, मैं खुश हूँ। उफ़क ने रमज़िया को यकीन दिलाया। रमज़िया ने सुख का सांस लिया। पर उफ़क की सादा सी मुस्कुराहट देखकर उसे लगा शायद इसकी आप भी खुश नहीं हैं। लड़के अच्छी खासी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवा कर निकले थे और वो भी अज़हान के पापा से इनके पेरेंट्स इन्हें जल्दी घर आने का कहकर निकल गए थे और वो लोग लॉन में लड़कियों को बैठा देखकर इनके पास आ गए थे। लड़कियों क्या इरादा है तुम लोगों का? अब वो सब बैठे ही थे कि अज़हान ने इन सब से पूछा। क्या मतलब, किस बारे में? रमज़िया ने आंखें घुमा के पूछा। उफ़क आपी की शादी है रज़िया सुल्ताना, प्लीज़ अब होश के ना खोलो और बड़ी हो जाओ, अज़हान ने सर पीटते हुए कहा। मेरे पास होश ही के नाखून हैं, आई समझ, और हम तो काफ़ी कुछ डिसाइड भी कर चुके हैं। रमज़िया ने उससे ज़ुबान चढ़ाई। जब वो सब इनको बहस करते देख रहे थे कि रमज़िया की ज़ुबान चढ़ाने पर हंसने लगे और साहिब रमज़िया को देखने लगा। वैसे मैं कब से एक बात सोच रहा हूँ, फ़हीम ने इर्तज़ा और सैराब की तरफ देखते हुए कहा। लड़कियाँ भी फ़हीम की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या सोच रहा था? साहिब ने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उफ़क़ की शादी रोमान से हो रही है तो रोमान हमारा भाई है और उफ़क़ बहन, तो अब हम किस रिश्ते से फ़क़ापी को मुखातिब करेंगे? फ़हीम ने बेचारगी से कहा। क्या मतलब, तू कहना क्या चाह रहा है? सीधी तरह बता। अज़ान ने बेजारी से कहा। फ़हीम ने एक नज़र सब पर डाली कि किसी को भी इसकी बात समझ में नहीं आई थी। अबे कमीने, मेरे कहने का मतलब है कि अब फ़क़ापी को हम भाभी बोलेंगे ना? फ़हीम ने अज़हान को शर्म दिलाने वाली नज़रों से घूरा। अच्छा, मतलब तू कहना चाह रहा है कि उफ़क़ हमारी भाभी हैं? इर्तज़ा ने भाभी जी काफ़ी लंबा खींच कर अदा किया। उफ़क़ की तो सीटी गुम हो गई उनकी बात सुनकर कि जबकि वो सब कहके लगा रहे थे। साहिब भी इनकी बचकाना हरकतों पर मुस्कुरा दिया। और शादी के सारे फंक्शन में हम लड़के वालों की तरफ से शामिल होंगे। सेहराब ने भी अपना हिस्सा डाला और इसकी बात सबको काफ़ी पसंद आई थी। अज़हार ने तो बाकायदा बलाएं ले डाली थी। सेहराब की ये देखते एक बार फिर सबका कहका गूंजा। इस बार साहिब भी इनके साथ शामिल था। नहीं भाई, हमारी तो फ़क़ापियों और रोमान हमारे जीजू हुए, फ़ायका ने मुंह बनाते हुए कहा, और हम भी हर फंक्शन पर लड़की वालों की तरफ से शामिल होंगे। फ़ायका ने मुंह चढ़ाकर कहा। क्या मतलब? इर्तज़ा को तो जैसे करंट लगा था इसकी बात सुनकर, फ़ौरन सीधा हुआ। वो तो खुश था कि वो हर फंक्शन में फ़ायका को अपने साथ मैचिंग करवाएगा और उसे अपनी पार्टी मतलब लड़के वालों की तरफ से शादी में आने का बोलेगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता नज़र आ रहा था। क्या मतलब, क्या तुम लोग लड़के वालों की तरफ से आओगे तो हम दुल्हन की बहनें हैं, हम लड़की वाले होंगे? फ़ायका के कहने पर जहाँ हैरत से सबके मुंह खुले, रमज़िया और सनोबर की हिलती गर्दन देखकर इन्हें झटका लगा। इससे पहले कि दोबारा कोई बहस शुरू होती, साहिब ने फ़ौरन बीच में आके कहा कि फंक्शंस कंबाइन होंगे तो लड़के वालों की तरफ या लड़की वालों की तरफ से रट लगाना बंद करो। वो सब खुश हो गए। फ़हीम और अज़हान तो बाकायदा भंगड़े डालने लगे और लड़कियां इनको देखकर हंसती रही। रोमान किधर है? सेहराब ने साहिब से पूछा। वो काम से गया, अब सुबह आएगा कह रहा था कि साहिब ने सुकून से जवाब दिया। अभी सेहराब कुछ कहने ही लगा था कि इजहान के बुलाने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। कल से शॉपिंग पे चलना है लड़कियों, तुम लोग उफ़क़ापी की और अपनी अपनी शॉपिंग कल से स्टार्ट करो। और लड़कों तुम लोग भी सुन लो, कल सब ने एक साथ निकलना है शॉपिंग के लिए। अपनी और अपने दूल्हे मियाँ की शादी की शॉपिंग हमने ही करनी है। इसे तो कोई होश ही नहीं, समझ गए?
وہ سب ہاں میں اپنے اپنے سر ہلانے لگے کہ انہیں سمجھ آ گئی اور اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ کچھ اور کہتا کہ رانیہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو کہہ رہی تھی کہ رمزیہ آپی ہم سب میچنگ کریں گی، بس کلر چینج کر لیں گے، بس آپی باقی ڈریسز، سینڈل، جیولری، ہیئر اسٹائلس، میک اپ سب سیم ہوگا۔ سنوبر نے فوراً کہا میری طرف سے ڈن۔ رمزیہ اور فائقہ نے بھی ڈن کر دیا۔ افق ان کی خوشی دیکھ کر خوش ہوتی رہی اور رمزیہ کو بتا کر اندر آ گئی۔ ہم بھی کریں گے، اظہار نے اونچی آواز میں رانیہ کو دیکھ کر کہا۔ اوئے باولا ہو گیا ہے کیا؟ ہوش میں آ کیا کہہ رہا ہے تو؟ فہیم اس کی بات سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ فوراً اذہان کی کمر پر مکہ مارتے بولا سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ مرجا منوس تجھے میں ہی ملتا ہوں تشدد کرنے کے لیے؟ اذہان نے فہیم کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ صاحب نے اذہان کو دیکھا اور بولا کیا کرنے کا کہہ رہے تھے تم؟ یار صاحب ہم بھی سیم ڈریسنگ کریں گے، رومان کی شادی میں ہم سارے بھائی۔ اذہان نے منہ بسورتے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کو۔ صاحب نے پیار سے اس کے بال پکڑتے کہا اور اذہان بس اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ لڑکیوں ہم سب بھائی بھی سیم ڈریسنگ کریں گے تم لوگوں کی طرح رومان کی شادی میں، اذہان نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ مطلب تم سب بھی ہماری طرح غرارہ لہنگا اور ساڑی پہنو گے؟ سنوبر نے پریشانی سے اذہان سے پوچھا۔ سنوبر کی بات سن کر اذہان کو صاف سوکھ گیا۔ ہوشتب آیا جب رمزیہ کو ہنس ہنس کے بے حال ہوتے دیکھا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو فہیم، سیراب، ارتضیٰ صاحب نے کچھ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اور تو سب سے بڑا حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب رانیہ، اس کی سگی بہن، بھی ہنستے ہوئے اپنے سوتیلے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ سیراب بچا لے اپنی زوبیا کو، نہیں تو آج تو میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گی، اذہان نے سیراب کے کان میں گھس کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ سیراب کی ہنسی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے دہل کر اذہان کو دیکھا۔ یار تجھے پتہ تو ہے اس کا مائنڈ کیسا ہے، تو دل پر نہ لے دے، اسے کچھ مت کہنا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، تو بنا شادی کے مجھے بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ سیراب نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ پاگل، بیوہ نہیں رنڈوا ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں پتہ تجھے؟ یونی تک کیا چنے بیچ کر پہنچا ہے؟ فہیم جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، سیراب کو شرم دلانے والے انداز میں بولا، جبکہ رمزیہ ان کو خسر پھسر کرتے دیکھ کر صاحب کو گھورنے لگی۔ صاحب جو حیران سا بھی سوچ ہی رہا تھا کہ رمزیہ اسے کیوں گھور رہی ہے، مگر رمزیہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی تمہارا بہت رعب ہے اس پر، مگر اذہان پر تو تمہارا کوئی رعب نہیں دکھتا مجھے۔ فوراً سیدھا ہوا اور بولا کہ اس کی نیچر ایسی ہے، اب نہیں آتا میرے رعب میں، تو میں کیا کروں؟ صاحب نے معصوم بن کر کہا۔ جیسے میں جانتی نہیں ہوں کتنے معصوم ہو، رمزیہ ناک چڑھا کے بولی اور واپس فائقہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ صاحب اس کے انداز پر ہنس دیا۔ اب اٹھو اور چلو، 10 بج گئے، صبح بہت کام ہے اور 5 دن ہیں صرف شادی میں، سب کام بس 5 دنوں میں ختم کرنے ہیں۔ صاحب نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ سنوبر اور رانیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں جا رہی؟ ارتضیٰ نے فائقہ سے پوچھا، جو آرام سے چیئر پر پاؤں رکھ کر بیٹھی تھی۔ نہیں آج میں یہیں رکوں گی، نانو جان ماموں کے گھر گئی ہیں، کل آئیں گی، فائقہ نے ارتضیٰ کی طرف دیکھتے جواب دیکھے بنا جواب دیا۔ ٹھیک، خیال رکھنا، ارتضیٰ نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، کہتے ساتھ وہ سب گیٹ کی طرف بڑھے۔ رمزیہ بھی ان کے پیچھے آئی اور اللہ حافظ کہتے ان کے نکلتے گیٹ بند کر کے فائقہ کے پاس آ گئی۔ اب ہم بھی اندر چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح دلہن کیا کر رہی ہے، رمزیہ نے فائقہ کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا۔ چلو دیکھیں پھر، فائقہ بھی شرارت سے بولی اور وہ دونوں اندر بڑھ گئی۔ سنوبر سیراب کو چائے دینے اوپر آئی، کمرے سے سیراب کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر متجسس سی وہ بنا ناک کی اندر آ گئی۔ یار فہیم تو بتا میں اسے کیسے پرپوز کروں؟ یار میں چاہتا ہوں کچھ اسپیشل ہو، ایسے نہیں کہ ماں باپ رشتہ کر کے بتا دے کہ ہم نے تمہارا رشتہ کر دیا اور شادی کچھ سال بعد کریں گے۔ مجھے کچھ نیا کرنا ہے تاکہ کل کو اپنی لو سٹوری اپنے بچوں کو سناؤں تو میرے بچے بھی خوش ہوں کہ میں ان کی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ سیراب بیڈ کی دوسری سائڈ پر تھا، اسے سنوبر کے آنے کا نہ پتہ چلا اور کال پر مصروف رہا۔ سنوبر ساکت رہ گئی اور اگلے ہی لمحے جیسے دبے پاؤں آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ سنوبر اپنے کمرے میں آ کر سوچ رہی تھی کہ کون ہے وہ لڑکی جس سے سیراب شادی کرنا چاہتا ہے، اور آخر مجھے کیسے پتہ نہیں چلا کہ سیراب کسی سے محبت کرتا ہے۔ چلو ابھی سو جاتی ہوں، میں کل رمزیہ اور فائقہ سے پوچھوں گی کہ شاید ان کو کچھ پتہ ہو۔ میری چڑیل، تمہیں کیا لگا کہ تم میرے کمرے میں آ کر چپکے سے میری باتیں سنو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے زوبیا میڈم۔ سیراب خیالوں میں سنوبر سے مخاطب ہوتے مسکرا کر بولا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کس سوچ میں گم ہے میرا بیٹا؟ حنا بیگم رومان کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینے آئی تھی، اسے سوچ میں گم دیکھ کر پیار سے بولی۔ کچھ نہیں امی، آپ ادھر آئے، میرے پاس بیٹھیں، ایک بات بتائیں، آپ نے سچ میں اپنی خوشی سے افق کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا ہے؟ رومان کو شام سے یہی بات پریشان کر تھی کہ کہیں اس کی امی نے مجبوری میں تو فیصلہ نہیں کیا اس کی اور افق کی شادی کا، اس لیے اب حنا بیگم سے پوچھ رہا تھا۔
نہیں رومان، میں کیوں کسی مجبوری میں فیصلہ کروں گی؟ بیٹا میں نے تو کافی دیر پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ افق کو میں تمہاری دلہن بناؤں گی، پر پہلے کبھی رشتے کی بات نہیں کی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، مگر اب بھائی صاحب کی طبیعت کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد سے جلد تمہاری اور افق کی شادی ہو جائے۔ مگر امی اتنی جلدی شادی؟ میرا مطلب ہے رشتہ پکا ہو گیا نا تو شادی میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد کر دیتی ہیں آپ۔ کیا تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نبی بیگم نے سختی سے پوچھا۔ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے، رومان نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم نہیں جانتے، افق اور رمضیہ کے تایا والوں کو وہ بہت ظالم ہیں، تبھی تو بھائی صاحب کسی سے نہیں ملتے اور تنہا ہی اپنی بچیوں کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، نبی بیگم نے افسردگی سے بتایا۔ کیا مطلب امی؟ رومان نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم یہ سب چھوڑو اور سو جاؤ، صبح بہت کام ہے، تم نے یونی بھی جانا ہے اور دوستوں کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی، اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے آفس کا بھی چکر لگا لینا۔ حنا بیگم نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ بال کی کھال نہ نکالنے بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے امی، آپ ہی سو جائے۔ اب رومان سمجھ گیا کہ اس کی امی بتانا نہیں چاہتی، اس سے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ صبح ارتضیٰ، اذہان اور فہیم سب سے پہلے یونی پہنچے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ اذہان نے ارتضیٰ سے پوچھا۔ انہیں گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے، ابھی تک ان تینوں کے علاوہ ان کے گروپ کا کوئی ممبر نہیں آیا تھا۔ صاحب آج نہیں آئے گا، رمضیہ، صنوبر اور فائقہ بھی نہیں آئیں گے، سیراب اور رومان بس پہنچنے والے ہیں، ارتضیٰ نے دان نکالتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اذہان چیخ مار کر ارتضیٰ کی طرف لپکا۔ کمینے تو اب بتا رہے، پہلے نہیں بتا سکتا تھا، میں بھی نہ آتا آج۔ اور دیکھو یہ سب ایسے چھٹی مار کے بیٹھے ہیں جیسے شادی ان سب کی ہی ہو رہی ہے، بے وفا دوست، غدار، ایک نمبر کے۔ ارتضیٰ نے بولنے کے بعد اذہان اپنا مصنوعی آنسو صاف کرنے لگا۔ یار اب اتنی بڑی بات بھی نہیں چاہ رہی، چل ہم تو کلاس میں چل کے بیٹھے آ جائے گے رومان اور سیرابی۔ فہیم نے اس کے ڈرامے سے چڑھتے ہوئے اور کلاس کی طرف چلا گیا۔ یہ جو تجھے آج کلاس لینے میں جانے کی جلدی ہے نا، جانتا ہوں میں اچھے سے، میرے زخموں پر نمک چڑھائے ذلیل انسان، اذہان نے فہیم کی پشت کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ڈرامے بند کر، اب آ گیا نا تو کلاس بھی لے لے، آجا ہم بھی چلیں، ارتضیٰ نے اذہان کو پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ تو بچ مجھ سے سیراب، میرا ٹائم بھی آنے دے، آنے یاد رکھے، اذہان نے دھمکی دی۔ اوکے میری جان، ارتضیٰ آنکھ مار کے کلاس کی طرف بھاگا۔ رک سیراب کی وجہ تجھے میں بتاتا ہوں، اذہان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ لڑکیوں اٹھ جاؤ اور کب تک سونا ہے، افق نے رمضیہ اور فائقہ کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اٹھ گئی ہم دلہن صاحبہ، رمضیہ نے اٹھ کر بیٹھتے آنکھ پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ فائقہ بھی ہنسی۔ گڑیا آپی ہوں میں تمہاری، آپی ہی بولا کرو، افق نے چڑھتے ہوئے کہا۔ او وہ ہماری آپی جان کو شمع آ رہی ہیں، فائقہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس کرو اب، اٹھو ناشتہ کرو ورنہ ناشتے کے بغیر جانا شاپنگ کے لیے، افق نے تانگا کے کہا۔ اچھا بھائی آپ ناشتہ بنائیں، میں ہم سب فریش ہو کے آتے ہیں، رمضیہ نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا اور فائقہ کو بھی اٹھایا۔ ٹھیک ہے جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں بناتی ہوں ناشتہ، افق رمضیہ سے کہا اور نیچے کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ سیراب دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، وہ سب کلاس سے نکلے ہی تھے کہ سیراب کو دیکھتے اذہان نے کہا۔ کیوں بے، میں نے کیا کیا ہے اب؟ سیراب نے حیرت سے پوچھا۔ الو کہیں کہ تجھے بتاؤں تو نے کیا کیا ہے؟ اذہان سیراب کی گردن سے پوچھ کر زور دے کر بولا۔ ارتضیٰ اور فہیم بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، جانتے تھے کہ اب اذہان کا میلو ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، جبکہ رومان سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا۔ تیری کزن ہے صنوبر، اسی لیے تو اسے سپورٹ کرتا ہے ہر بار، اور ہم تیرے کچھ نہیں لگتے۔ آج اپنی کزن کو چھٹی کروا لی تو نے، اور میں معصوم، میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ مجھے بھی بتا دیتا نا، میں بھی آج نہ آتا۔ آج اذہان سیراب کی کمر میں مکہ چڑھتے ہوئے بولا۔ ابھی تیری ایسی کی تیسی کمر توڑے گا کیا میری؟ یہ دیکھ رومان سامنے کھڑا ہے، شادی اس کی ہے، یہ بھی تو آیا ہے نا آج، یونی تو کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ سیراب کمر مسلتے ہوئے رومان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اذہان میرے بھائی تو کل مت آنا ٹھیک ہے، تو بھی کل چھٹی کر لینا، اب غصہ ختم کرو، چل کینٹین چلتے ہیں، پھر صاحب کو کال کریں گے کہ شاپنگ پر جانے کا کیا پلان ہے، رومان نے اذہان کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اور سب کینٹین کی طرف آ گئے۔ رمضیہ کہاں رہ گئی ہو بھائی، جلدی آ جاؤ، ابھی صنوبر کی طرف بھی جانا ہے، وہاں بھی ٹائم لگے گا، جلدی کرو، ایک تو اس لڑکی کی تیاریاں نہیں ختم ہوتی، افق نے غصے سے کہا۔ آپ ہی ریلیکس، رمضیہ آ رہی ہیں، فائقہ نے افق کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سوری سوری سوری، آپ ہی چلے، پہلے ہی لیٹ ہو گئے، نکلتے ہیں اب، رمضیہ نے بھاگ کر آتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں گیٹ سے باہر نکلی اور افق نے گیٹ کو لاک لگایا۔ میں آگے بیٹھوں گی فائقہ، رمضیہ نے فائقہ سے کہا اور جلدی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ فائقہ بھی ہنستے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، افق بھی پیچھے بیٹھ گئی اور فائقہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھے۔ السلام علیکم، ارتضیٰ صاحب سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ کہاں ہو تم، اس سے پہلے ہی اذہان نے موبائل جھپٹ دیا۔ وعلیکم السلام، صاحب نے سلام کا جواب دیا، مزید کچھ بولا کہ اذہان کی آواز سن کر حیران ہوا۔ صاحب تم مل مجھے، آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تیری وجہ سے آج مجھے یونی آنا پڑا، اور
इस टकले वाजिद का बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। कमीने, इतना तो तुम मुझे अपने बाप के कहने पर असर नहीं होता जितना तेरे हाथों जलील होने से होता है। पर अब नहीं सुनूंगा मैं तेरी, बता रहा हूँ, मैं नाराज़ हूँ तुझसे। साहिब को बोलने का मौका दिए बगैर इजहार अपना गुस्सा निकालता और आखिर में नाराज़ बीवियों वाली एक्टिंग करके इर्तज़ा और फ़हीम को देखा, जो हैरत से मुंह खोल कर देखते रहे और अगले लम्हे हंसी से पागल होने लगे। अज़ान दोनों को घुड़ते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहाँ कॉल पर साहिब कह रहा था कि अज़हान मेरी जान, पहले तो मेरी बात सुन, उस्ताद के लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, समझा? और मुझे आज काम था इसलिए मैं नहीं आया, कल आऊँगा पक्का। तू नहीं भी आएगा तो चलेगा, मगर वो रज़िया सुल्ताना, सनोबर और फ़ाइका क्यों नहीं आई, ये बता ज़रा। तुझे पता है ना रज़िया सुल्ताना के बिना मेरा दिल नहीं लगता, फिर भी जानबूझ कर मुझे तंग करता है, इज़हान ने रोती आवाज़ से कहा, जो कि नाटक था। अज़हान देख, तुझे कितनी बार समझाया ऐसे नहीं बोला कर, रमज़िया नाम है उसका। साहिब ने एक बार फिर अज़हान को समझाया, पर वो अलग बात है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। सुन, इस टाइम मेरा मूड बहुत ख़राब है, तेरा लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। तू बता कहाँ है और शॉपिंग पर जाने का क्या इरादा है, अज़हान ने बेजारी से कहा। फ्री हूँ मैं, बस निकलने वाला हूँ, तुम लोग भी निकल आओ, रमज़िया वालों से भी पूछ लो कि वो लोग कहाँ हैं। साहिब ने पूछा। चल ठीक है, बंद कर अब कॉल, अल्लाह हाफिज़। अज़हान ने कॉल बंद करके इर्तज़ा की तरफ फेंका मोबाइल। माँ सदके मेरा मोबाइल अभी गिर जाता, अज़हान तमीज़ से नहीं पकड़ा सकता था। सिरा पर मुश्किल मोबाइल पकड़ते हुए अज़हान से बोला। नहीं, अज़हान दांत निकाल कर बोला। फ़हीम, सिरा पर रोमान भी हंस दिया। चलो उठो, साहिब कह रहे माल पहुँचो शॉपिंग के लिए, और रज़िया सुल्ताना को भी पूछो कहाँ है, और अज़हान चेयर से उठते हुए बोला, ओके चलते हैं फिर हम भी। धुला मियाँ तुम भी उठ जाओ या यहीं बैठे रहना है। फ़हीम भी उठ खड़ा हुआ और रोमान को देखकर बोला, चलो। रोमान भी खड़ा हो गया और वो सारे कैंटीन से निकल कर गेट की तरफ आए और इर्तज़ा फ़हीम और इजहार के साथ इसकी गाड़ी में बैठे, जबकि सैराब रोमान के साथ इसकी गाड़ी में बैठ के वो सब माल की तरफ रवाना हुए। उफ़क़, रमज़ी और फ़ाइक सनोबर के साथ इसके एक कमरे में बैठी थी, जब सनोबर ने रमज़िया से कहा, रमज़िया मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछो। रमज़िया सनोबर की तरफ मुतवज्जो हुई। वो मैंने अभी, सनोबर बोल ही रही थी कि रमज़िया का मोबाइल बजने लगा। किसकी कॉल है, फ़क़ ने पूछा। रमज़िया मोबाइल की तरफ देखती बोली, इर्तज़ा की कॉल है। वो कॉल पिक करके मोबाइल कैंसिल कर, अस्सलाम वालेकुम। रज़िया सुल्ताना कैसी हो, अज़हान ने चहकते हुए पूछा। रमज़िया ने हैरत से मोबाइल कान से हटाकर दोबारा देखा कि इर्तज़ा ने ही कॉल की है, तो अज़हान की आवाज़ क्यों आ रही है। क्या हुआ, फ़ाइका और सनोबर रमज़िया की तरफ देखकर बोली, जबकि उफ़ा का ध्यान नहीं था इनकी तरफ। वो सैराब की भाभियों से बात कह रही थी। क्या हुआ रज़िया सुल्ताना, कहीं जल तो नहीं गई। मेरी खूबसूरत आवाज़ सुनकर इज़हान ज़रा तशवीश से बोला, मुँह देखा है अपना, तुम्हारी आवाज़ फटे ढोल जैसी है, मैं क्यों चलूँगी। रमज़िया का बस नहीं चाह रहा था कि किसी तरह करके गर्दन मरोड़ के रहते। अज़हार की सनोबर और फ़ाइका भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। इर्तिज़ा आहिस्ता आवाज़ से बोला, मेरे भाई बातें मिलकर कर लेना, अभी बंद कर दे कॉल, मेरा बैलेंस ज़ाया हो रहा है। मरम्मत नहीं हो रहा ज़ाया, बस दो बातें कर लूँ फिर कर देता हूँ बंद कॉल। अज़हार ने तसल्ली दी। अब बोलो भी, मन कंजूस आदमी, अपने मोबाइल से कॉल करने के बजाय इर्तिज़ा का बैलेंस क्यों ज़ाया कर रहे हो। रमज़िया ने इज़हार को कुछ शर्म दिलानी चाहिए, पर वो भूल गई थी कि बचपन से अभी तक जो काम इसके घर वाले नहीं कर सके, तो रमज़िया कैसे कर सकती थी। तुम्हें सब की फ़िक्र है, सवाए मेरी। खैर कहाँ है वो, जहाँ भी हो माल पहुँचो। हम भी पहुँच गए हैं। माल पहुँचते ही इज़हार ने रमज़िया से कहा। कॉल काट कर इर्तिज़ा को दिया मोबाइल और बोला, ले रख अपना मोबाइल, तेरा तो दम ही निकलने लगा था, और गाड़ी पार्क करने लगा। इर्तिज़ा बस घूर कर रह गया। इर्तिज़ा ने पीछे देखा तो फ़हीम सोया पड़ा था। अबे साले उठ, तुझे हर जगह अपना बेडरूम लगता है, फ़हीम को आवाज़ देकर बोला। फ़हीम को ना उठते देखकर इर्तिज़ा ने पीछे की तरफ झुकते हुए फ़हीम के मुंह पर रख कर चमाट मारा। क्या हुआ, क्या हुआ, फ़हीम हड़बड़ा कर उठा। कुछ नहीं हुआ, चल माल आ गया है, गाड़ी भी पार्क हो चुकी है, निकल अब बाहर। इर्तिज़ा कहते हुए बाहर निकला। इज़हार और फ़हीम भी बाहर निकल आए। रुमान और सैराब इससे पहले ही अंदर चले गए थे। वो तीनों भी माल की तरफ बढ़े। उफ़ यार, कितनी देर लगेगी अब, रमज़िया ट्रैफिक देखकर परेशानी से बोली। इज़हार ने जैसे ही कार बंद की थी, वो चारों इसी टाइम सनोबर के घर से निकली। रास्ते में अज़हान के घर से रानिया को ली और माल के लिए निकल गई, और अब वो पाँचों ट्रैफिक में फंसी थी। पता नहीं, दुआ करो जल्दी पहुँचे, वरना इन लड़कों ने तो ताने दे दे के ही दिल जला देना, फ़ाइका बोली, जबकि सनोबर, उफ़क़ और रानिया बेचारी दुआएं करने लगी। 20 मिनट मज़ीद इंतज़ार के बाद आखिरकार रास्ता साफ़ हुआ। इन सब ने बेसख्त अल्लाह का शुक्र अदा किया और फ़ाइका ने गाड़ी स्टार्ट करके भगाई। कहा रहे कि ये लड़कियां ज़रूर मेकअप करने में ही टाइम लगा रही होंगी। तौबा है, पता नहीं कितना मेकअप थोपेंगी, लगती तो फिर भी चुड़ैल नहीं हैं। फ़हीम को खौफ से बोला, वो सब आगे
पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और अभी तक रमज़िया वालों को कोई अता पता नहीं था। हाँ जाएंगी, ट्रैफिक में फंस गई होंगी, साहिब ने आराम से कहा और रुमान ने भी सर हिलाकर तायद की कि साहिब का मोबाइल बज उठा। सब उसकी तरफ देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम, उफ़क़ आपी कहाँ हैं आप? साहिब ने मोबाइल कान से लगाते एकदम पूछा। वालेकुम अस्सलाम छोटे भाई साहब, हम पहुँच गई हैं। अब आप बाहर तशरीफ़ लाओ और लेकर जाओ हमें, उफ़क़ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके आपी, मैं आ रहा हूँ। साहिब ने कॉल बंद की और किसी को कुछ पूछने का मौका दिए बगैर बाहर की तरफ भागा। क्या कह रहा था? उफ़क़ को मोबाइल पर पर्स में डालते देखकर फ़ाइका ने पूछा। आ रहे 2 मिनट तक, उफ़क़ ने जवाब दिया। रमज़िया और सनोबर भी सर हिलाकर इधर-उधर देखने लगे। अस्सलाम वालेकुम, चलें अंदर, पहले ही बहुत देर हो गई है। साहिब उफ़क़ के पास आकर बोले और आगे बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम। इन पाँचों ने सलाम का जवाब दिया और साहिब के पीछे-पीछे चल दी। वो साहिब के पीछे-पीछे ही अंदर आई जहाँ रुमान, इर्तज़ा, सेराब और फ़हीम खड़े थे और इनकी तरफ ही देख रहे थे। उफ़क़ ने जैसे ही सामने देखा तो रुमान से नज़रें मिलने पर घबराकर जल्दी से रमज़िया के पीछे हो गए। क्या हुआ आपी? रमज़िया ने हैरत से उफ़क़ को देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उफ़क़ ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो रज़िया सुल्ताना की शाही सवारी आ ही गई। इनके करीब आने पर इंसान तज़िया बोला। वालेकुम अस्सलाम, तुमने तो करना ही नहीं सलाम, मैंने सोचा मैं ही जवाब दे देती हूँ। खबीस इंसान, रमज़िया ने दांत पीसते हुए कहा। स्नोबर और फ़ाइका हाथ पर हाथ मारकर हंसी। इर्तिज़ा और फ़हीम की भी हंसी छूटी थी। बात मत बदलो, शराफत से बता, इतनी देर कहाँ लगा दी? जहान ने रब से पूछा। तुम मेरे भाई लगते हो जो तुम्हें बताऊँ मैं कि कहाँ थी? रमज़िया ने गुस्से से कहा। जहाँ इन सब की हंसी रुकी थी अब दोबारा स्टार्ट हो चुकी थी। जहान का मुंह खुल गया। इतनी ज़्यादा सही पे, चल बेटा, अब और जलील होने से बेहतर है तू मुंह बात करके साइड हो जाए। इर्तिज़ा ने कहा। बाकी सब भी हाँ में सर हिलाने लगे। देख लूँगा मैं तुम्हें रज़िया बेगम। अजहान ने मसनूई गुस्से से धमकी दी और आगे चला गया। बाकी सब भी आगे बढ़े।